हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और ये कोरोना वायरस की वजह से सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने पेरेंट्स के साथ खुश और प्रसन्न होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ओके बच्चों, मैं विष्णुकांति आप सभी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर से आपको एसएसटी की क्लास देती हूँ। और एसएसटी की क्लास में आज आप पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एसएसटी का ये पहला लेसन, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, ऐसी क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत हुई। ऐसी क्या सिचुएशन थी, तो इसके बारे में हम डिटेल से इस लेक्चर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आप लोगों के सामने बुक। जब आप लोग अपनी बुक को खोल के देखेंगे तो सबसे पहले आपको उसमें फ्रंट पेज पे ही दिखाई देगा ये पिक्चर। इस पिक्चर में 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में है यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें सभी उम्र के सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। जैसे हमारे देश में भारत माता को एक माता के रूप में, एक महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से फ्रांस में भी एक महिला के रूप में उसे दर्शाया गया है। और आप ज्ञानोदय की इस महिला के हाथ में देखें तो एक हाथ में उसके एक मशाल है जो ज्ञान का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में उसके अधिकारों का घोषणा पत्र है। इस प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियो के कल्पनादर्श क्या होता है बच्चों? यूटोपिया, इसको यूटोपिया भी कहते हैं। ये यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों, अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं। इनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। जो कि यूटोपिया क्या है? जो कि कभी संभव ना हो। सभी धर्मों, सभी जाति, सभी स्त्री पुरुष एक साथ, एक समान कैसे हो सकते हैं? ये असंभव सी घटना है जिसको चित्रकार ने दर्शाया है। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर हम आपको दिखाने वाले हैं। इस पिक्चर में एक तलवार है, टूटी हुई बेड़ियां हैं, बाज छाप कवच है, बातुल पत्तियों का मुकुट है, तलवार है। तो इनका महत्व क्या है? टूटी हुई बेड़ियां क्या है? आज़ादी मिलना, इसका प्रतीक है कि आज़ादी मिल चुकी है या आज़ादी मिलने वाली है। बाज का छाप कवच है, जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति। बतूल पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह रखने का प्रतीक है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज में ड्यूस ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। इस झंडे को प्रतिबंधित कर दिया गया था। उगते हुए सूर्य की किरणें, ये किस बात का प्रतीक है? एक नए युग का सूत्रपात होने वाला है, इस बात का प्रतीक है ये। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्या ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद वो सिचुएशन है जिससे राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर इतनी अथाह प्रेम लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाए जिससे कि वो मरने मिटने को तैयार हो जाए, गला कटवाने को तैयार हो जाए, अपनी जान जोखिम में डालकर भी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, राष्ट्र की रक्षा करेंगे, ऐसी भावना लोगों के अंदर जागृत हो जाए, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। उसके प्रति राष्ट्र क्या है? एक धर्म, एक जाति, एक समुदाय के लोग जहाँ पे निवास करते हैं उसे राष्ट्र कहते हैं। लेकिन जनतंत्र शासन में ऐसा नहीं होता है, वहाँ विभिन्न समुदायों के लोग एक राष्ट्र में रहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है? सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? राष्ट्र होता है, यानी देश। अगर हम अपने देश को देखें तो हमारे देश के लोग कहीं भी अगर जाएंगे तो सबसे पहले वो क्या है? सबसे पहले वो भारत के नागरिक हैं। उनका देश ही सर्वश्रेष्ठ है।
सबसे बड़ी पहचान उनका अपना देश है। तो ये राष्ट्र होता है जहाँ एक जाति एक समुदाय के लोग निवास करते हैं, उसे राष्ट्र कहते हैं। इसके प्रति स्टेट जनरल क्या होता है? स्टेट जनरल क्या होता है बच्चों? स्टेट जनरल होता है 1889 में एक आम सभा थी। स्टेट जनरल की स्थापना 1889 में की गई थी, जब यह एक आम सभा थी, आम लोगों की एक सभा हुआ करती थी जो फ्रांसीसी समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। फ्रांसीसी जो समुदाय के लोग थे उनका प्रतिनिधित्व किया करती थी। इसके बाद जिसका नाम नेशनल असेंबली, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। और बच्चों नेशनल असेंबली में ऐसे धर्मों, बहुत सारे धर्मों के लोग आते थे, बहुत सारे समुदायों के लोग आते थे, आपस में वो लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, एक दूसरे की बातें न मानने से उसमें बहुत ज़्यादा विद्रोह जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थी, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते थे अपनी बात को मनवाने के लिए। तो ऐसे में एक सैनिक था नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने उसका फायदा उठा करके 1999 में वो फ्रांस का शासक बना। तो कुछ ऐसी उसके अंदर काबिलियत थी जिसकी वजह से कि वो फ्रांस का शासक बना, वो अभी आप बाद में देखेंगे। फिर ये वियना कांग्रेस की स्थापना। वियना कांग्रेस क्या था बच्चों? वियना कांग्रेस था यूरोपीय देशों के राजपूत, यूरोपीय देशों के राजदूत जो थे वो वियना में एकत्रित हुए थे। उनका एक समूह हुआ था, उनका एक संगठन हुआ था, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी। सभी यूरोपीय देशों के राजदूतों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसका सम्मेलन 14 से 18 जून तक चला था। 18 जून तक चला था, 1815 में बुलाया गया था। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये सम्मेलन वियना में हुआ था, जिसलिए इसे वियना कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है उदारवादी क्या होते हैं बच्चों? उदारवादी होते हैं, सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो उदारवादी होते हैं कि खून खराबा ना हो, ऐसी सिचुएशन हो कि लोग अपनी बात को दूसरे तरीके से मनवाए, लेकिन वो चाहते हैं कि विकास हो, देश का विकास हो और देश आधुनिक ताकि और आगे बढ़े और देश का विकास, प्रगतिशील विचारधारा के लोग होते हैं जो जल्दी से जल्दी अपने देश की प्रगति चाहते हो, देश का विकास चाहते हो। रूढ़िवादी कौन से लोग होते हैं? जो धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं, यानी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही उनको ज्यादा फॉलो करते हैं, उनको ज्यादा मानते हैं, नई विचारधाराओं पे जल्दी से अमल नहीं करते हैं, वो होते हैं रूढ़िवादी लोग। अब विचारधारा से आप क्या समझते हैं? विचारधारा क्या होती है? अब विचारधारा होती है एक खास प्रकार की राजनीतिक सामाजिक विचारधारा रखने वाले लोगों विचारों का समूह होता है। लोगों के विचारों, एक खास प्रकार की विचारधारा, खास प्रकार की राजनीतिक सामाजिक विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं उनके विचारों का एक समूह होता है, जिन लोगों में सभी की विचारधारा एक समान हो, वो होती है विचारधारा, उसे हम कहते हैं विचारधारा। इसके बाद नारीवाद क्या है? नारीवाद है स्त्री पुरुष की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और समानता की सोच के आधार पर महिलाओं को, पहले क्या था, महिलाओं को सभी चीजों में बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता था, महिलाओं को निम्न स्तर पे देखा जाता था, पुरुष को सर्व अधिकार दिए जाते थे, महिला है तो महिला घर के अंदर का काम करेगी। तो इस प्रकार का कुछ था कि महिलाओं को सभी अधिकार प्रदान नहीं थे। लेकिन ये जो सिचुएशन हुई, यानी कि जब राजतंत्र हटाया गया, वहां से निरंकुशवादिता का शासन वहां से समाप्त किया गया, उसके बाद की जो स्थिति बनी उसमें महिलाओं का, जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद देशों में लागू हुआ यूरोप में, तो क्या हुआ, महिलाओं को भी समान अधिकार, समान नागरिक संहिता का अधिकार दिया गया, सभी जगह पे महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया गया और अधिकारों के हितों का बोध कराना नारीवाद कहलाता है। नारी के सभी अधिकारों का भी, नारियों के भी, महिलाओं के भी सभी अधिकारों का बोध कराया जाए, उनको हर जगह बराबरी का अधिकार दिया जाए, इस प्रकार की विशेष व्यवस्था की गई, जिसे हम क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं। बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका नेक्स्ट हेडिंग है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ? तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, जैसे कि सांस्कृतिक परंपरा, इन सभी चीज़ों का समान होना आवश्यक है।
तब क्या होगा, राष्ट्रवाद का निर्माण हो जाएगा। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान होना जरूरी है कि आपकी पहचान क्या है, किस देश के निवासी हैं, तो वो आपकी पहचान होना जरूरी है। और आपकी एक परंपरा होगी, आपका एक कल्चर होगा, एक संस्कृति होगी आपकी, तो ये सब आपका कल्चर, इस प्रकार की समानता का होना आवश्यक है। इसके बाद फिर है यूरोप में अलग अलग समाज था। यूरोप में अलग अलग समाज था उस टाइम पे, जो कि एक समान नहीं था। जैसे कि हैब्सबर्ग, जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली, ये सब अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग इनका कल्चर था। एक जैसा कल्चर नहीं था, एक जैसी भाषा नहीं थी, एक जैसा रहन सहन नहीं था, एक जैसी परंपरा नहीं थी, एक जैसी संस्कृति नहीं थी, सब कुछ भिन्न था। तो इनको एक साथ समेट के एक झंडे के नीचे लाना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। इसके बाद क्या था, राष्ट्रवाद का निर्माण। अब ये सब क्या हुआ, जब यूरोप में राजतंत्र समाप्त हुआ, जब राष्ट्रवाद का उदय होता है, उसके बाद इन सभी को अब इन सबकी एक भाषा हो गई, फ्रेंच जो भाषा थी वो भाषा को पूरा राष्ट्र की भाषा बना दिया गया। तो ये सारी चीज़ों को मानने के लिए लोगों को बाध्य किया गया, सभी लोगों ने एक राष्ट्र को अपनाया, एक उनकी पहचान बनी। इसके बाद राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ था उस टाइम पे, राष्ट्रवाद क्या था। अब देखिए बच्चों, वहाँ पर दो प्रकार के लोग रहते थे। एक तो थे उच्च कुलीन वर्ग। यूरोप उस टाइम पे दो पार्ट में डिवाइड था, एक था उच्च कुलीन वर्ग, दूसरा था निम्न कृषक वर्ग। उच्च कुलीन वर्ग के अंदर जैसे राजा, शासक, प्रशासक, मंत्रीगण, ये सब आते थे। उच्च कुलीन पादरी जो पूजा पाठ करवाते थे, तो पादरी लोग आते थे उच्च कुलीन वर्ग में। और निम्न कृषक वर्ग जो खेती का काम करते थे, जो मजदूरी करते थे, जो इनकी सेवा करते थे, सेवक वर्ग जो थे वो थे निम्न कृषक वर्ग। इसके बाद क्या हुआ, 19वीं सदी के बाद, जैसे जैसे 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी का आरंभ होता है, तो बच्चों एक नए वर्ग का उदय होता है, नया वर्ग जुड़ करके सामने आता है जिसका नाम है मध्यम वर्ग। ये लोग पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोग हुआ करते थे। जो शिक्षक वर्ग, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, इनके पास पैसे भी खूब होते थे, लेकिन इनके पास अपना वर्चस्व नहीं था, इनके पास अपने अधिकार नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने अधिकारों को मांग करना शुरू किया कि हमारे पास सब कुछ है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। जब लोगों ने समझा, ये पादरी वर्ग, उच्च कुलीन वर्ग, की हमारे ऊपर ये थोड़े से लोग हैं और हम इतना, हमारा जो ये निम्न वर्ग है, ये इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इनके ऊपर ये राज कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जब सिचुएशन थी, तो इन्होंने देखा, जब ये पढ़े लिखे लोग थे, जब ये आए सामने, तो इन्होंने देखा कि ये तो गलत हो रहा है इनके साथ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं, हमारे इतने बड़े देश के ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे ऊपर अधिकार जता रहे हैं। तो इस प्रकार से जब सिचुएशन हुई, तब क्या हुआ, मध्यम वर्ग का उदय होता है। इन्होंने अपने अधिकारों को जाना, और अधिकारों को जानने के बाद फिर मध्यम वर्ग का जब उदय हुआ, तो मध्यम वर्ग के लोगों ने समान अधिकारों की मांग की। इसमें क्या हुआ, पढ़े लिखे लोग होने के नाते उन्होंने समान अधिकार, समान कानून की मांग की। इसको क्या कहा गया, उदारवादी राष्ट्रवाद कहा गया। चूंकि ये तत्काल विकास चाहते थे, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके विकास चाहते थे। तो इसके बाद फिर इसने राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे समाप्त कर दिया। राज्य के अंदर बहुत सारा नियंत्रण हुआ करता था, जिसको इन्होंने समाप्त कर दिया। और उस नियंत्रण को नियंत्रण क्या थे, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर किसी सामान को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र पे, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से कोई सामान केरला ले जाना है या एमपी ले जाना है, तो बीच में जो मार्ग आते हैं, जो बीच में राज्यों की सीमाएं आती हैं, वहाँ पे जगह जगह पे उनको जो है टैक्स देना पड़ता। तो ये सारे टैक्सों से मुक्त करा दिया गया, टैक्स फ्री कर दिया गया। कोई भी सामान व्यापारी ले जा करके कहीं भी बेच सकते थे, उस पर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे समाप्त कर दिया पूरी तरह से। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसे जालवेर आइन कहा गया। संगठन में बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो इन सभी सिचुएशन की देखरेख करते थे, इनकी निगरानी करते थे। इसके बाद फिर क्या था, मुद्राओं की संख्या। मुद्राओं की संख्या उस टाइम पे 30 से भी ज़्यादा, यानी 30 से भी ज़्यादा मुद्राओं का प्रचलन था उस टाइम पे। तो इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ 2 प्रकार की मुद्राओं को चलन में रखा, बाकी सभी मुद्राओं को चलन से बाहर कर दिया।
यानी पूरे देश में, पूरे यूरोप में सिर्फ 2 प्रकार की मुद्राएं चलन में रहेंगी। उसके बाद फिर नाप तोल की बहुत सारी इकाइयाँ थी। कहीं पे 1 किलो का सामान 980 ग्राम मिल रहा है, कहीं पे 1 किलो के बजाय 1.25 किलो मिल रहा है सामान। तो इस प्रकार से कहीं पर 1 मीटर कपड़े को 1 मीटर मिल रहा है, कहीं पर 1.5 मीटर मिल रहा। तो कहा देखा जाए तो सब जगह सिचुएशन असमान थी, स्थितियाँ समान नहीं थी। तो उनको सब नाप तोल की इकाई को एक समान कर दिया गया। एक इकाई होगी हर जगह। अगर 1 किलो वजन, जहाँ पे 1 किलो का मूल्य जितना है उतना हर जगह होगा, हर जगह वो नाप तोल की इकाई समान कर दी गई। तो इस प्रकार से समान नागरिक संहिता उस टाइम पे लागू हुई, जिसका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का ये नेक्स्ट पॉइंट है। नेपोलियन बोनापार्ट के समय में क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे केवल पुरुषों के पास धन हुआ करता था और वही वोट देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को था। क्योंकि पुरुषों के पास प्रॉपर्टी होती थी, उनके पास धन होता था। महिलाओं को वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। महिलाओं को बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो महिलाओं को नहीं मिले हुए थे, जैसे कि वोट डालने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। इसके बाद है बच्चों 1815 के बाद, अब देखिए नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन शासक बनता है 1999 से 18 बच्चों नेपोलियन शासक बनता है 1799 से 1815 तक। इस टाइम पे जब नेपोलियन का शासन होता है तो नेपोलियन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो पुरुषों को मिले हुए थे, लेकिन महिलाएं उन अधिकारों से वंचित थी। जैसे वोट डालने का अधिकार पुरुषों को था, क्योंकि पुरुषों के पास धन हुआ करता था, प्रॉपर्टी होती थी, तो पुरुषों को ये अधिकार मिले हुए थे, महिलाएं इन अधिकारों से वंचित होती थी। इसके बाद फिर 1800 के बाद नए रूढ़िवादी वर्ग का उदय होता है। 1800 के बाद नए रूढ़िवादी वर्ग का उदय होता है। 1815 में इन रूढ़िवादी वर्गों ने मिल करके, बहुत सारे ऐसे समुदाय थे जिन्होंने मिल करके 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया था। जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था तो इसमें कौन कौन से ऐसे देश थे? ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, इन सभी लोगों ने मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू की लड़ाई में इन्हें पराजित कर दिया था। किसे? नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित कर दिया था। इसके बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है और यूरोप में फिर से वही रूढ़िवादी लोगों का वर्चस्व कायम हो जाता है। उसके बाद फिर इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय में जितने भी बदलाव नेपोलियन ने किए थे, जितने भी बदलाव नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे, उन सभी बदलावों को उन लोगों ने समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। सभी के साथ वियना में एक समझौता हुआ और इस समझौते को वियना समझौते के नाम से जानते हैं। इस समझौते के तहत नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सभी बदलावों को समाप्त कर दिया गया। रूढ़िवादी चाहते थे कि जैसी परंपरा पहले थी, यानी राज सरकार, राजाओं का शासन जैसे पहले था वैसे ही सरकार दोबारा से कायम हो। तो इन लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के समय में जो भी अधिकार थे, जो चीज़ों को नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किया था, उन सभी अधिकारों को, उन सभी व्यवस्थाओं को इन सभी लोगों ने समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में यूरोपीय सरकार जो थी, यूरोप के लोगों के जो ये निर्णय थे, इनमें ये निर्णय क्रांतिकारियों को जन्म दिए। चूंकि बहुत सारे, अब नेपोलियन अकेला तो था नहीं, उसके साथ बहुत सारे और भी क्रांतिकारी थे, तो उन क्रांतिकारियों को ये बदलाव रास नहीं आए। क्रांतिकारियों के अंदर और भी वर्चस्व कायम हो गया। इसके बाद फिर लोगों के अंदर, क्रांतिकारियों के अंदर खुफिया समाज का निर्णय हुआ। खुफिया समाज ने जन्म लिया। अंदर ही अंदर वो अपनी प्रतिक्रिया करने लगे, क्योंकि लोगों को अगर सामने से ऐसे कुछ काम करेंगे तो उन्हें दबा दिया जाएगा सैनिक शक्तियों के द्वारा। फिर क्रांतिकारियों का युग कब से कब तक हुआ? 1830 से लेकर के 1884, यानी 1830 से 1884 तक क्रांतिकारियों के युग के नाम से जानते हैं। ये टाइम था क्रांतिकारियों का टाइम।
इसमें क्रांतिकारी लोगों का वर्चस्व था, जिसमें क्रांतिकारी लोग अपने नियम बनाते थे और उन्हें फॉलो करवाते थे। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब देखिए बच्चों, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष 1821 से ही प्रारंभ हो गया था। क्रांतिकारियों का युग तो बाद में स्टार्ट होता है, 1830 से स्टार्ट होता है, लेकिन यूनान में स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष 1821 में ही यानी 1821 से ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो नेपोलियन ने बहुत अच्छी नेपोलियन संहिता का निर्माण किया था, वो सारी रूढ़िवादियों ने उन सभी चीज़ों को खत्म कर दिया। नेपोलियन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी कि राज्य के अंदर बहुत सारे टैक्स जो लगते थे उनको समाप्त कर दिया था, नए झंडे का निर्माण किया था, वो सारा कुछ पहले के जैसा उन लोगों ने कर दिया था। बच्चों, यूनानी लड़ाई में अनेक समूहों ने मदद की। यूनानी जो लड़ाई चल रही थी, यूनान में जो लोगों की लड़ाइयाँ चल रही थी, उनमें अनेक समूहों ने मदद की। जैसे पश्चिमी यूरोपी यानी यूरोप के ही जो पश्चिम प्रांत थे, उनके लोगों ने इनमें बहुत ज़्यादा मदद की। उसके बाद कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या अलग अलग तरीकों से अपनी कलाकारी दिखा करके लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत किया। उसके बाद कवियों ने भी बहुत ज़्यादा योगदान किया। कवियों ने छोटे छोटे लेख निकाले, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत की। इसके बाद फिर इससे पूरे यूरोप में राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद का विचार बहुत ही मजबूत हो गया। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का विचार जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। युद्ध के बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई। युद्ध जब समाप्त हुआ तो उसके बाद 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, जिससे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यूनान जो देश था उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ बच्चों, बहुत ही ऐसा समय आया जब जनता ने बहुत ज़्यादा दुख उठाए। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। बच्चों, भूख ऐसी होती है, ऐसी चीज होती है जो किसी से भी कोई भी काम, अनर्गल काम भी करवा सकती है। तो इस प्रकार बच्चों, भूख और कठिनाई में के कारण 1830 में, इसके कारण क्या थे, 1830 में ऐसी भूखमरी आई थी। 1830 में एक अकाल भी पड़ा था, और इसके कारण दूसरा कारण क्या था, जनसंख्या का विस्फोट। बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, इतनी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी। और उस टाइम पे जो अकाल पड़ा था कि खेतों में चीज़ों की पैदावार हो नहीं पाई थी, और इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही, खाने पीने की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, बाज़ारों में चीज़ें उपलब्ध हो नहीं पा रही थी, लोग खाएं तो क्या खाएं। तो जब वहाँ के निवासी भूखे रहने लगे तो वो विद्रोह कर दिए, सरकार के ऊपर विद्रोह कर दिए, राजा के ऊपर विद्रोह कर दिया, जगह जगह विद्रोह होने लगे। तो ऐसी सिचुएशन हुई थी 1830 में। उदारवादियों की क्रांति। अब इसके बाद उदारवादी जो लोग थे वो भी क्रांति करने पर उतावल हो गए। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था, वहां भी वो ऐसे कौन कौन से राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली, पोलैंड के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को छोड़ करके, राष्ट्रीय एकीकरण की मांग को छोड़ करके संविधानवाद, उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र का एकीकरण किया जाए, इस मांग को छोड़ करके संविधानवाद की मांग को आगे रखा कि हमारे देश का एक संविधान होगा, हमारे देश का एक संविधान होगा, एक नियम होगा, तो वो नियम सभी नागरिकों के लिए समान रूप से रखा जाएगा, जिससे सभी नागरिकों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो सके। अब ऐसे में क्या था, राज घराने के जो लोग होते थे उनको तो चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन जो गरीब जनता थी उसके पास तक चीज़ें नहीं पहुंचती थी, और वो जनता भूख के मारे बहुत परेशान हो जाया करती थी, लोग भूखों के मारे मर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन थी वहाँ पर। इसके बाद बच्चों, फ्रांस की क्रांति का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए, तो वहाँ से आप फ्रांस की क्रांति को देख लीजिएगा। क्योंकि ये यूरोप की जो क्रांति हुई, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इन सब की नींव जो है वो फ्रांसीसी क्रांति है। तो फ्रांसीसी क्रांति को मैंने इसमें नहीं कवर किया, चूँकि मैंने इसके पहले फ्रांसीसी क्रांति को आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ऐसे कुछ टॉपिक हैं
जिन्हें मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो बच्चों, वीडियो को जब देखा करें तो उसे लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अगर आपको कुछ उसमें से डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछें। कैसा आपको लगा वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसे रिप्लाई दे रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से आप हमारे साथ साथ चलेंगे तो आपका भी बेनिफिट होगा। हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।